नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो के अंदर हमने रीजन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में पढ़ा था कि हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म करने की जरूरत क्यों पड़ी, भारत क्यों चाइना से इतना पीछे रह गया, क्यों हमारे पास कैश रिजर्व इतना घट गया कि हम इंपोर्ट भी आसानी से नहीं कर पाते थे, क्यों हमने अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्शन में पाल रखा था और जब हमारे पास लोन नहीं हुआ तो हमें वर्ल्ड बैंक का सहारा लेना पड़ा। तो वर्ल्ड बैंक ने हमारे सामने कंडीशन रखी कि हमें एलपीजी को फॉलो करना है, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि जॉब ज्यादा क्रिएट करना था, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना था, गवर्नमेंट सेक्टर को इंप्रूव करना था। इन सब के लिए हमने एलपीजी को फॉलो किया। तो आज की इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम मेन टॉपिक है हमारा लिबरलाइजेशन, इसको देखेंगे। जब हम लिबरलाइजेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर बहुत तरह के रिफॉर्म हुए। रिफॉर्म जैसे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म हुआ, क्यों लाइसेंस को हमने मैंडेटरी से थोड़ा रिफॉर्म करने के लिए लूज छोड़ दिया गया। सेकंड, हमने टैक्स रिफॉर्म किया गया। दूसरा, हमने फाइनेंशियल रिफॉर्म किया गया। उसके बाद हमने कहीं ना कहीं जो इंपोर्ट रिफॉर्म था उसको भी किया गया, लेकिन इसके साथ साथ हमने ये जरूर कोशिश की कि हमारी डिपेंडेंसी भी कम हो और हम इकोनॉमिक ग्रोथ को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। तो आइए इसी चीज को हम वर्ड्स में देखते हैं और समझते हैं हमने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म से किस तरह मनमोहन सिंह सरकार ने, या मैं ये कहूंगा मनमोहन सिंह जी ने, हमारे देश को एक बहुत बड़े क्राइसिस से ऊपर निकाला। तो आइए देखते हैं। लिबरलाइजेशन मीन रिमूवल ऑफ एंटी एंड ग्रोथ ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, यानी हमने प्राइवेट सेक्टर के अंदर रिस्ट्रिक्शन रखा हुआ था कि हमें लगा था कहीं फ्यू हैंड्स के हाथों ही हम डोमिनेट ना हो जाएं, इसलिए हमने कहीं ना कहीं उनकी रिमूवल और ग्रोथ एंट्री को कम कर दिया गया। द पर्पस ऑफ लिबरलाइजेशन वाज फर्स्ट पॉइंट, द अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री बाय एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन टू इन्वेस्ट एंड एक्सपेंड। Second point, to introduce much more competition into the economy and creating incentive for increased efficiency of operation. देखिए, बात यहां पर यह थी कि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर को हमने रिस्ट्रिक्शन में कर रखा था, कहीं ना कहीं बैरियर्स लगा रखे थे, इन्वेस्टमेंट वो ज्यादा नहीं कर रखा था। बहुत सी ऐसी चीज थी जो आपने शेड्यूल ए में भी देखा होगा कि आर्म्स थे, एल्कोहल था, इसके अंदर गवर्नमेंट ने ही अपना इन्वेस्टमेंट कर जगा रखा था, लेकिन कहीं ना कहीं इस बैरियर को कम किया गया या लाइसेंस को भी कम किया गया। तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश के लिए फायदे की बात थी। तो इस फायदे को करने के लिए हमने कुछ ऐसे रिफॉर्म किए जो प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत फायदेमंद हुए। अब बात करते हैं कि जब हम लिबरलाइजेशन की बात करते हैं तो कई तरह के रिफॉर्म किए गए। तो उसमें से कई तरह के रिफॉर्म के लिए हमने नॉन इंडस्ट्रियल रिफॉर्म हुआ, हमारा टैक्स रिफॉर्म हुआ, हमारा फाइनेंशियल रिफॉर्म हुआ, कैसे हमने आरबीआई के कंट्रोल को थोड़ा कम किया गया और कहीं ना कहीं हमारी जो फॉरेन डिपेंडेंसी थी उसके लिए हमने उसका तरीका बदला। हमने क्या, एफडीआई को अपने यहां, यानी विदेशी इन्वेस्टमेंट को हमने अपने यहां इनवाइट किया। तो आइए पॉइंट टू पॉइंट हम इस लिबरलाइजेशन को समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। इसके अंदर पहला पॉइंट है हमारा रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एब्लॉइज्ड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर ऑल द प्रोजेक्ट एक्सेप्ट फॉर द 18 इंडस्ट्रीज। देखिए, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर के लिए जो लाइसेंस था ना वो मैंडेटरी नहीं किया गया, लेकिन कुछ ऐसी इंडस्ट्री थी जैसे एटॉमिक हो गया या फिर अल्कोहल हो गया, ठीक है, या ड्रग्स का मतलब मेडिसिन से होता है, उसके लिए लाइसेंस को मैंडेटरी रखा गया। तो बाकी सब चीजें के लाइसेंसिंग के लिए रिमूव कर दिया गया। सेकेंड पॉइंट, लो लाइसेंस वर नीडेड। फर्स्ट पॉइंट, टू सेट अप न्यू यूनिट्स। सेकेंड पॉइंट, एक्सपेंड ऑन डाइवर्सिटी द एक्सिस्टिंग यूनिट्स। पहले क्या होता था कि अगर हम कई नई यूनिट भी स्टैब्लिश कर रहे हैं तो उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था, या अगर हम अपने प्रोडक्ट चेंजेस करते थे तो भी हमें लाइसेंस लेना पड़ता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन दोनों के लिए लाइसेंस को बिल्कुल खत्म कर दिया गया, जो प्राइवेट सेक्टर के लिए एक बून का काम किया, एक औषधि, यानी बहुत बढ़ने का काम किया उनकी ग्रोथ के लिए। थर्ड पॉइंट, डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। द नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सक्लूसिव रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर वर रिड्यूस्ड फ्रॉम 17 to 8 इंडस्ट्रीज। पहले क्या था कि गवर्नमेंट जो थी उसने क्या करा था, मोस्टली इंडस्ट्री जो मेन थी वो अपने हाथ में रखी थी। वो ऑलमोस्ट शेड्यूल ए में हमने बताया था 17 इंडस्ट्री थी। सरकार ने क्या कहा था, उसमें से अपने शेयर को वापस किया और उसको 8 इंडस्ट्री तक कहीं ना कहीं कन्फाइन कर दिया। अब वो बाकी जो इंडस्ट्री थी वो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दी गई थी। गवर्नमेंट के इस कदम से कहीं ना कहीं इकोनॉमी को एक बूस्ट करने का तरीका भी प्राइवेट सेक्टर के थ्रू इकोनॉमी को मिला। नेक्स्ट पॉइंट, डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। मैनी गुड प्रोड्यूस्ड बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैव नाउ बीन बी डी रिजर्व। First point, in many industries the market were allowed to determine the prices through demand and supply. देखिए, कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो है रिजर्व थी कि ये इंडस्ट्री बना सकते थे। सरकार ने क्या करा, कहीं ना कहीं इसको डी रिजर्वेशन कर दिया। अब आप एमएसएमई के नाम के जानते हैं, आज की डेट में वो बड़े बड़े प्रोडक्ट के को, यानी बड़ी बड़ी कंपनीज को जो प्रोडक्ट बनने वाले हैं वो एमएसएमई में तैयार किए जाते हैं। तो पहले ऐसा नहीं था, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ये चीजों को एक तरह से डी रिजर्व कर दिया गया।
Fourth point, monopoly for restricted trade policy MRTP Act was replaced by Competition Act 2002 which is more liberal. देखिए जो ट्रेड पॉलिसी हमारी बनाई गई थी उसके अंदर लिबरल करने के लिए एमआरटीपी का जो रूल था उसको रिप्लेस कर दिया गया। यानी रिप्लेस का मतलब है थोड़ा उससे और इजी कर दिया गया ताकि हमारा जो ट्रेड है वो इजीली और आसानी से बढ़ सके और उससे कंपटीशन भी बढ़ेगा और गुड्स की कहीं ना कहीं क्वालिटी भी बढ़ेगी। सेकंड पॉइंट है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। एक अर्थव्यवस्था के लिए, एक इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रिफॉर्म था। इसके अंदर पहला था चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई। The role of RBI was reduced or regulated to facilitate to financial sector. As a result, financial sector was allowed to take decision or many matter without consulting RBI. पहले क्या था, गवर्नमेंट ने आरबीआई के थ्रू फाइनेंशियल सेक्टर को कंट्रोल कर रखा था। यानी जितने भी बैंक से वो कहीं ना कहीं आरबीआई पे डिपेंड रहते थे और जितने भी आरबीआई पॉलिसी बनाता था उसी कमर्शियल बैंक को उस पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता था। लेकिन कहीं ना कहीं आरबीआई के इस रेगुलेट करने के, कंट्रोल के फैसले को थोड़ा कम किया गया और अब डिसीजन कहीं ना कहीं कमर्शियल बैंक के हाथों में आ गया। तो मार्केट को एक्सपेंड करना और फाइनेंशियल मार्केट को एक्सपेंड करना अपने आप में एक बहुत बड़ा नजरिया देखा गया इकोनॉमी के अंदर। और दूसरा, कहीं ना कहीं कमर्शियल बैंक एक तरह से फ्री महसूस करने लगे। Second, by origin of private banks. Indian banks like ICICI Bank, foreign bank like HSBC were originated during the period. The reform led to the establishment of many private banks, which increased the competition and ultimately benefit the consumer. देखिए पहले क्या होता था, नेशनलाइज बैंक होते थे, जैसे आप एसबीआई कहिए, बैंक ऑफ बड़ौदा कहिए, पीएनबी कहिए। लेकिन फिर क्या हुआ, कहीं ना कहीं 1991 के बाद कुछ विदेशी बैंकों को भी या प्राइवेट बैंकों को भी आमंत्रित कर दिया गया। जैसे एचएसबी था, एक्सिस बैंक था, एचडीएफसी बैंक था, आईसीआईसी बैंक था। ये बैंक जब से आए फाइनेंशियल को एक बूस्ट मिला, लोगों के अंदर पैसा सर्कुलेट ज्यादा होने लगा, लोगों का बिजनेस एक्सटेंड होने लगा। तो ये ना कहीं मार्केट में बैंक्स के एक्सपेंड से यूज हो पाया था। थर्ड पॉइंट, इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन बैंक वर रेज्ड टू अराउंड 51%। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट एफडीआई या एफएफआई, मर्चेंट बैंकर, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा वर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। पहले क्या होता था, 51 शेयर जो था वो गवर्नमेंट का होता था। अब क्या था कि फॉरेन इन्वेस्टर को एफडीआई और एफआईआई यानी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन को इंडिया के अंदर बुलाया गया और उनका इन्वेस्टमेंट रेशियो बढ़ाया गया, जिससे हमारे देश के अंदर पैसा आया और कहीं ना कहीं हमारे देश की ग्रोथ को बढ़ावा मिला। यह अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट था। एफडीआई किसी भी चीज की जरूरत है, बट ज्यादा हो जाएगा तो वो देश को नुकसान भी करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इजी द एक्सपेंशन प्रोसेस। बैंक वर गिवन फ्रीडम टू सेट अप न्यू ब्रांच विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। क्योंकि आरबीआई का रेगुलेशन कम हो गया था, इसलिए कहीं ना कहीं अब बैंक अपनी ब्रांच इजीली एक्सपेंशन कर पाते थे, यानी देश के कोने कोने में खुल गई। उससे क्या होता था कि कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल मार्केट है उसका दायरा जो है वो बड़ा हो जाता था, यानी उनका डायमेंशन जो है देखने में बड़ा। पहले एक लिमिटेड एरिया के अंदर बैंक से अब बैंक्स का एरिया बढ़ता जा रहा था। नेक्स्ट रिफॉर्म है टैक्स रिफॉर्म। टैक्स रिफॉर्म रेफर टू रिफॉर्म इन द गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी विच आर नोन एज फिस्कल पॉलिसी। द मेजर टैक्स रिफॉर्म वर first point, reduction in taxes. Since 1991 there has been a continued reduction in the income tax, corporate tax and high tax rate were an important reason for tax evasion. देखिए क्योंकि टैक्स का एक बहुत बड़ा बर्डन कहीं ना कहीं पब्लिकली पे पड़ता था, लोगों पे पड़ता था, जिसके कारण वो इतना इंकरेज नहीं हो सकते थे बिजनेस सेटअप करने के लिए। कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर के टैक्स को, कहीं ना कहीं इनकम टैक्स को और अन्य टैक्सों को कम किया गया, ताकि कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर जो थे उनको और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट किया जाए या उनका इंकरेज बढ़ाया जाए। Second, by reform in indirect taxes. Major reform have been made in the indirect tax to facilitate establish of common national market for good and commodity. Third point, simplification of process in order to encourage better compliance on the part of taxpayer. Many procedures have been simplified. देखिए कहीं ना कहीं जब हम इनडायरेक्ट टैक्स के रिफॉर्म की बात करते थे उस समय में, तो इसलिए था इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है रिफॉर्म को कम करना, यानी रिफॉर्म के जरिए टैक्सेस को कम करना और इजी करना, ताकि लोग इजीली पे कर पाए और एनकरेज हुए। आने वाले समय के साथ साथ उस समय तो इनका आज की डेट की हम बात करें 2026 के अंदर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आज की डेट में जीएसटी है, सरकार का प्रोसेस उसमें भी है कि कहीं ना कहीं उसको इजी रिफॉर्म किया गया। आज देखते हैं कि जीएसटी के माध्यम से बहुत बड़ा रेवेन्यू सरकार को मिलता है। तो 1991 के अंदर भी यही किया गया कि टैक्स रिफॉर्म को किया गया ताकि सरकार की इनकम बढ़े टैक्स रिफॉर्म के जरिए, और सरकार ने जब किया तो इसका कहीं ना कहीं सरकार को फायदा भी मिला। नेक्स्ट रिफॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। पहला पॉइंट है डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन रेफर टू डेलिबरेट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी टू ओवरकम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। द रुपये डिवैल्यू इट रिजल्ट इन इंक्रीज द एक्सपोर्ट एंड डिक्रीज इन इंपोर्ट। देखिए 1991 के अंदर क्या किया गया था, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज जो डिपेंड करता है मार्केट डिमांड सप्लाई पे करता है, बट उस समय गवर्नमेंट ने क्या किया था,
फॉरेन रिजर्व को बढ़ाने के लिए अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर दिया। डीवैल्यू का मतलब है सरकार खुद अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर देती है। उसका फायदा यह होता है कि विदेशों से जो हमारे यहां सामान खरीदते हैं वो सामान ज्यादा खरीद पाएंगे। आप ऐसे समझिए, पहले $1 सपोज इक्वल टू 100 रुपए, अगर उसको डीवैल्यू कर देंगे तो समझ लीजिए वो एक तरह से $1 इज इक्वल टू 110 यानी 110 रुपए का हो जाएगा। तो अब जो पहले वो 100 रुपए की चीज खरीद पा रहे थे, अब वो हमारे यहां 110 रुपए की। तो ये 1991 के अंदर डिसीजन लिया गया, उससे क्या हुआ, फॉरेन रिजर्व बढ़ा। अब फॉरेन रिजर्व बढ़ा तो उसका फायदा यह हुआ हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया और इंपोर्ट कम हो गया, क्योंकि इंपोर्ट कहीं ना कहीं महंगा हो गया था। मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एरन एक्सचेंज, द गवर्नमेंट अलाउ रूपी वैल्यू ऑफ द फ्री फॉर इट्स कंट्रोल, एज अ रिजल्ट मार्केट फोर्स डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन द एक्सचेंज ऑफ वैल्यू ऑफ रुपीज। उसके बाद गवर्नमेंट ने डिवैल्यू करने के बाद एक और कदम उठाया, कहीं ना कहीं जो फॉरेन एक्सचेंज था उसको मार्केट के सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर छोड़ दिया कि अगर आप ज्यादा डिमांड करेंगे तो कहीं ना कहीं। जब इसमें नुकसान तब होता है जब आप ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बढ़ता चला जाता है और आपकी रुपए की वैल्यू जो है वो कम होती चली जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसका फायदा ये होता है कि आपका एक्सपोर्ट सेक्शन बढ़ जाता है। तो एक जगह फायदा होता है, एक जगह नुकसान होता है, वो डिपेंड करता है कि उस समय हमारे कंडीशन किस तरह की। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। The reform in trade and investment policy were initiated to increase the international competitiveness, to promote foreign investment technology into the economy, to promote efficiency of local industry and adoption of modern technology. The imported trade and investment policy reform, removal of quantitative restriction or import and export, removal of export duty were removed to increase international competition of Indian goods. Next point है reduction in import duty. Import duty were reduced which enable local industry to buy raw material from foreign countries at much cheaper rates. Next point, relaxation in import license system to import license were established by almost every product, however some expedition were there. देखिए कहीं ना कहीं ट्रेड पॉलिसी का मतलब यह था कि हम जब बाहर से कहीं ना कहीं सामान मंगाते थे तो हमें वहां पे इंपोर्ट लाइसेंस भी या इंपोर्ट ड्यूटी भी लेनी पड़ती थी। सरकार ने उस इंपोर्ट ड्यूटी को कहीं ना कहीं कम कर दिया। उससे क्या हुआ कि हमारा जो इंपोर्ट सेक्शन है वो बढ़ गया और कंपटीशन है, हम रॉ मटेरियल जो मंगाते थे वो इजीली मंगा पाते थे। फिर कुछ तरह के रिस्ट्रिक्शन सरकार ने लगा रखे थे, उन सभी रिस्ट्रिक्शन को सरकार ने धीरे धीरे करके खत्म कर दिया गया। उस रिस्ट्रिक्शन के अंदर मैंने जैसे आपको बताया इंपोर्ट ड्यूटी था, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी को भी कम किया गया। इन्वेस्टमेंट का जो दायरा सरकार ने लिमिटेड कर रखा था उस दायरे को सरकार ने एक्सपेंड किया। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट या एफडीआई के रूप में हमारे पास पैसा ज्यादा से ज्यादा आने लगा। और लाइसेंस में रिलैक्सेशन के बाद हमारा जो ट्रेड था वो कहीं ना कहीं बढ़ने लगा था, क्योंकि हम रॉ मटेरियल और टेक्नोलॉजी आसानी से विदेशों से मंगा लेते थे और हमारी इकोनॉमी को उससे बूस्ट मिला। आशा करता हूं आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्राइवेटाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय।